Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Seher and I am back again with another top 10 MCQs for you guys. Before starting, you guys are having certain time to take the screenshot of the board and then I'll start with the explanations. So students, now let's just focus on our first MCQ, and that is the accounting year of Reserve Bank of India is what? So students, ये जो एक क्वेश्चन है that the accounting year of Reserve Bank of India क्या है, ये हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में भी अवेलेबल था ये क्वेश्चन, एंड आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हुए हैं considering April March as the accounting year. So definitely many times it happens, हम लोग बचपन से या हम लोग हमारी स्कूलिंग से ये रीड करते आए हैं. ऑब्वियसली हमारा जब भी हम अकाउंट्स एंड ऑल पढ़ते हैं हम रीड करते आए हैं कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च है. अनडाउटेडली हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च है, बट अंडर व्हाट कंडीशंस? जब हम बात करते हैं बैंक्स की, जब हम बात करते हैं सेंटर की. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, सो स्टूडेंट्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग ईयर जो है वो जुलाई जून है. सो करेक्ट ऑप्शन for your question number 1, that is what is the accounting year of Reserve Bank of India, is option B, that is July June. Now here is one point कि हमारी Reserve Bank of India का financial year जुलाई जून है अभी तक 2020 तक, बट ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है दैट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, विच मीन्स फाइनेंशियल ईयर कौन सा 2021 टू 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, योर RBI इज़ गोइंग टू मर्ज विद द सेंटर, एंड तब जाके विच मीन्स नेक्स्ट ईयर से तब जाके हमारा फाइनेंशियल ईयर बनेगा अप्रैल मार्च, विच मीन्स हर बैंक का एक ही फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा. बट व्हेन? बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021 टू 2022. बट अभी तक हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जो है वो जुलाई जून ही है. सो डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ. अप्रैल मार्च का किसका है? सेंट्रल बैंक्स का, ठीक है, नॉट ऑफ द RBI टिल नाउ. नेक्स्ट इज NGDP in India is calculated as what? So NGDP क्या हो गया? Nominal GDP. So students, let me tell you one thing कि जब हम बात करते हैं GDP कैलकुलेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया में हमारा GDP दोनों ही चीज़ों पे कैलकुलेट होता है. दैट इज़ नॉमिनल GDP भी कैलकुलेट होता है एज वेल एज रियल GDP भी कैलकुलेट होता है. सो हेयर वी आर टॉकिंग कि NGDP कैसे कैलकुलेट होता है, विच इज़ नॉमिनल GDP. वो कैसे कैलकुलेट होता है? GDP एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, GDP एट करंट मार्केट प्राइस, GDP एट करंट फैक्ट्री प्राइजेस एंड GDP एट कांस्टेंट फैक्ट्री प्राइजेस. सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, GDP एट करंट मार्केट प्राइस. सो स्टूडेंट्स, वन थिंग आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे, दैट इज़ जब हम नॉमिनल की बात करते हैं थिंग्स आर ऑन द करंट बेसिस, अभी क्या चल रहा है. ऑन द अदर हैंड जब हम रियल की बात करते हैं, इट इज़ लाइक हम ऑलरेडी कुछ सेट कर चुके हैं, एक कॉन्स्टेंट ईयर हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, ठीक है, एक बेस ईयर हम फॉर्म कर चुके हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर इज ऑप्शन बी. Now let's see our question number 3, that is which of the following class will not be negatively affected by higher inflation? Okay, so students, first of all inflation क्या है? देखो इन्फ्लेशन का रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, सेइंग इन्फ्लेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? हायर प्राइजेस, इंक्रीज इन प्राइस इंडेक्स, increase in purchasing power, increase in price of particular goods. So इस क्वेश्चन के साथ ही I am relating your question number 8 where you will get to know कि inflation क्या है, and then we'll come back to this side. So inflation is best described as increase
इन द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। क्या है ये? हो इन्फ्लेशन हो गया जब प्राइजेस हाई हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ लेट्स कम हेयर। Okay, so which of the following class will be negatively affected by the higher inflation? फर्स्ट द कंज्यूमर क्लास, नो ऑब्वियसली नहीं। अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा मतलब कि अगर प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे कमोडिटीज़ के, सो ऑब्वियसली बीइंग अ कंज्यूमर मुझे सेम क्वांटिटी लेने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो क्या वो मेरा बेनिफिट है? क्या वो उससे मैं नेगेटिवली इफेक्ट हो रही हूँ? नेगेटिवली इफेक्ट का क्या मतलब है? विल नॉट बी नेगेटिवली इफेक्ट का क्या मतलब है कि उनको इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर इज़ नॉट द आंसर। द डेटर क्लास, नाउ कुछ स्टूडेंट्स को इस ऑप्शन में कंफ्यूजन थी कि मैम इसका आंसर डेटर क्लास होना चाहिए ना कि बिजनेस क्लास। सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन से गेन करना और इन्फ्लेशन से नेगेटिवली अफेक्ट ना होना, ठीक है। अब देखेंगे अगर हम डेटर क्लास की बात करें, ठीक है, डेटर क्लास जब इन्फ्लेशन होता है डेटर क्लास जो है वो बेनिफिट में रहती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द बिजनेस क्लास इतना ज़्यादा बेनिफिट डेटर क्लास इंजॉय नहीं करती है। अल्टीमेटली पे तो करना ही है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस क्लास विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल नॉट बी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय द हायर इन्फ्लेशन, इसका करेक्ट आंसर है बिजनेस क्लास। तो स्टूडेंट्स जिसका बिजनेस है अगर वो सेम कमोडिटी हायर प्राइस पे बेच रहा है, सो डजंट इट मीन कि उसको हायर प्रॉफिट्स होंगे। सो क्या वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है? हाई नहीं भी करें हम बोल सकते हैं उसको प्रॉफिट होंगे, ठीक है। सो क्या वो नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है? क्या उसको इन्फ्लेशन से कोई बुरा इफेक्ट हो रहा है? नो, वो सेम कमोडिटी हाई प्राइस पे सेल करेगा, उसको नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। So the correct option is your option D, that is business class. Now let's see our fourth question. Real national income means the national income measured in terms of what? So students again the concept of nominal and real, बस इतना सा ही फ़र्क है कि nominal को हम बोल देते हैं current price पे, on the other hand जब हम बात करते हैं real की it is always on the constant price or on the base year. Now let's see the fifth question. In free market economy, the allocation of resources is determined by what? So पूछ रहे हैं कि free market में, free market कौन सी होती है स्टूडेंट्स? यो फ्री मार्केट इज जहाँ पे गवर्नमेंट का या तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है या फिर है तो बहुत ही कम है। सो पूछा जा रहा है कि फ्री मार्केट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो विच मीन्स डिवाइड किया जाएंगी चीज़ें। सो वोट्स बाय कंज्यूमर नो, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं, द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म इसको हम डिस्कस करेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमी हमेशा डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखा जाता है कि किस चीज़ की क्या डिमांड है और उस डिमांड को फुलफिल करते रहना है, इसलिए कितनी उसकी सप्लाई हमें करनी है। सो अल्टीमेटली फ्री मार्केट क्या ओरिएंटेड है? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओरिएंटेड है, लेकिन फ्री मार्केट में लेवल ऑफ प्रॉफिट भी रखा जाता है, बट लेवल ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द अल्टीमेट गोल, इट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट गोल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सो डेफिनेटली ये भी हमारा उसका एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है फ्री मार्केट में वर्क करने वाली फर्म्स का, लेकिन प्राइम फोकस क्या है? कंज्यूमर की प्रेफरेंस। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। I hope the 5 questions are clear to you, and we are going to move towards the 6th question, and that is which among the following sector contributes most to the GDP of the India? कौन सा सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या ऑल 3 आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली? कौन सा सेक्टर जो है वो इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे? सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेक्टर कौन सा हो गया? प्राइमरी सेक्टर हो गया वो सारे काम जो कि कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सक्यूज मी, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि फिशिंग मतलब वाटर नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर,
लैंड, नेचुरल रिसोर्स, राइट. सो वो हो गए हमारे प्राइमरी सेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्टर्स क्या हो गए? प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज, इन्हीं माइनिंग, इन्हीं सब चीज़ों को फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करना, रॉ मटेरियल यूज़ करना. सो इंडस्ट्रीज कम्स इनटू अंडर योर secondary sector, and tertiary is the service sector. So students, either the option can be tertiary sector or the option can be service sector, and the correct option is your tertiary or the service sector. So सबसे ज़्यादा contribution हमारी GDP में करते हैं service sector या फिर tertiary sector. Now see the question number 7. When national income is calculated with reference to the base year, it is called what? Students, this is similar to your 4th question. Your 7th question is similar to your 4th question, and just because of that I would like कि आप इसको खुद ही आंसर कर दें, ठीक है, क्योंकि it is really similar to your 4th one. Now let's move towards your 8th question, and it is inflation is best described as higher prices. No, higher prices किस चीज़ के? ठीक है. B, increase in price index. No. C, increase in purchasing power. नहीं. D, increase in price of particular goods and services. Yes, this is the correct option. 9th one, which of the following forms the largest share of deficit in government of Indian budget? So the correct answer over here is the फिजिकल डेफिसिट. हम ऑलरेडी बजट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एंड देन इन दैट पर्टिकुलर वीडियो हमने ये एक्सप्लेन किया है. सो आई सजेस्ट बजट की वीडियो आप ज़रूर देखें, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग योर एग्जाम परस्पेक्टिव. सो इसका आंसर है हमारा फिजिकल डेफिसिट, एंड दिस पर्टिकुलर फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमारे इंडियन बजट में एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है. In a competitive market, dash is the price maker. Competitive market में students price maker कौन है? So competitive market में price maker है हमारी industries. Industry price make करती है अपनी preference के according price जो है वो बनाए जाते हैं, and then rest follow it. Okay, so students, these were the 10 MCQs which we have covered today, and if you come up with any doubts, share them in the comment section below, and now you can take the screenshot if you wish to. Thank you.